अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जी डेलीगेशन सऊदी अरब का पहुंच चुका है और उसमें 30 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, यानी कि जो मुराद सईद साहब जो इमरान खान साहब के साथी हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने, आप लोगों को याद होगा, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी जैसे ही इमरान खान साहब आएंगे तो हम लोग फौरन ही 200 अरब जो हैं वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और उनके मुंह पे मारेंगे और यानी कि 200 अरब फौरन ही पाकिस्तान को मिल जाएंगे। उसमें से उन्होंने कहा था 100 अरब हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, बाकी 100 अरब जो थे वो हम अपने मुल्क में लगा देंगे। तो जी हाँ, उसमें से 30 अरब तो पहुंच चुके हैं और बाकी कब आएंगे ये शायद मुराद सईद साहब ही बता सकेंगे, लेकिन खैर वो जब भी बताएंगे हम आपको जरूर फौरन ही इन्फॉर्म कर देंगे। हम ये बताते चले कि जी बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए और पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। कहा तो यही जा रहा है कि $10 बिलियन की बात हुई है, लेकिन अभी तक वो पैसा दिया नहीं गया है और ना ही ये बताया गया है कि कौन से सेक्टर में लगेगा। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि सऊदी अरब जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके लिए ये भी कहा गया है कि जी जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो इस बिजनेस कम्युनिटी जो वहां से, यानी डेलीगेशन जो आया है सऊदी अरब से, वो भी बिजनेस जो करते हैं वही लोग हैं और उनके साथ बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है और उसके बाद प्रॉफिट के क्या चांसेस हैं, कितना सिक्योर है उनका इन्वेस्टमेंट और उनके लोग अगर कोई यहाँ काम करने आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना तो ये है कि जी सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का बुरे वक्त में साथ दिया है और अभी भी सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ ही है। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इसलिए साथ है क्योंकि अमेरिका इस वक्त चाहता है कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए और पाकिस्तान से यकीनन अमेरिका को कई तरह के काम पड़ सकते हैं, यानी कि चाइना के लिए भी काम पड़ सकता है, ईरान के लिए भी काम हो सकता है, अफगानिस्तान के लिए और भारत के लिए भी। यानी इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, बल्कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में बोला जाता है शायद, सॉरी। हाँ जी, तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और कहा यही जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है और जाहिर है कि जो साथ में नेबर्स हैं उनको तंग करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको कुछ बताने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ जताने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो यही वजह है कि सऊदी अरब जो है बहुत खुशी खुशी सऊदी अरब का डेलीगेशन पहुंचा है और वो इस बात के लिए भी तैयार है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये चीजें आगे किस तरह से बढ़ती जाएंगी वो तो खैर हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जो उन्होंने दिया। आजकल जी बड़ा वायरल है और शहबाज शरीफ साहब जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो जिस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों को देखते हुए यकीनन लोग जो हैं वो बहुत हैरान परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। लेकिन पहले अब उनको सुन लेते हैं। कि बेपनाह मैंने ख़ताएँ की हैं, अल्लाह ताला से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन गवर्नेंस में अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने कोशिश की हमेशा कि गवर्नेंस के हवाले से मुल्क की हकीर खिदमत की जाए। तो आइए आज हम इस बात का आज तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स constant hard work and untiring efforts, sweat, blood and hard work. आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो कि कह रहे थे कि जी हम जो है बहुत मेहनत करेंगे और हार्ड वर्क से हम आगे बढ़ेंगे और हम हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। जी हाँ, हमारा एक मानना है, यानी हमारी एक परंपरा ये है कि जब भी फेंके तो इतनी लंबी फेंके कि दुनिया हैरान रह जाए। तो ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ साहब भी कहते हुए दिखाई दिए। मतलब ये बात वो बगैर हिंदुस्तान का नाम लिए भी कर सकते थे, वो इस नाम को लिए बगैर भी बता सकते थे कि हम बहुत मेहनत करने
वाले हैं, हमारे यहाँ लोग बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हम लोग बहुत काम करेंगे और हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे और उसके बाद हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब या किसी भी मुल्क के आगे कटोरा लेकर जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि अगर हम उसमें थोड़ा बहुत इसी तरह की बात करते तो फिर मसाला तो ना आता ना, इतना चटपटा मजेदार ना बनता जब भी उन्होंने भारत का नाम उसमें इस्तेमाल कर लिया। और उनका कहना ये है कि हम भारत तो क्या, भारत के बाप से भी आगे चले जाएंगे। और ये सुनकर यकीनन मोदी जी और उनकी टीम जो है वो सर पकड़ के बैठ गई होगी। डॉक्टर जयशंकर भी सोच रहे होंगे कि भाई अब इनका क्या इलाज किया जाए, ये तो हमसे बहुत आगे जाने की फिक्र में है। और यकीनन ये जो चांद के ऊपर यानी मून मिशन जो हमारा गया है, ये उसी के असरात हैं कि यकीनन उससे हमें ऐसा लग रहा है कि अगर चाइना हमें मून मिशन पे ले जा रहा है तो यकीनन बाकी सारे काम भी हमारे चाइना ही कर देगा। दूसरी तरफ चाइना सोच रहा होगा कि ये अच्छे गले पड़े हैं भाई, जो सी पैक है वो ये इन्होंने बनाया नहीं और बाकी दूसरी कंट्रीज को ये मामू बनाकर ला तो रहे हैं, लेकिन काम करने से पहले ही बड़ी बड़ी बड़के जो है बड़के मारी जा रही है। और वो जो हम हमेशा कहते हैं ना कि जी खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब आप इस वक्त खाली बर्तन है तो इसलिए आप शोर मत मचाइए, बल्कि काम करके दिखाइए। और जब काम करके अगर आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री पाकिस्तान आगे गया तो ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि सारी दुनिया ही देख लेगी। उसमें किसी तरह का अगर हेल्दी किस्म का कंपटीशन हो तो अच्छा है, बजाय इसके हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल तो हम खुद बहुत नीचे हैं, तो हमें इस किस्म की बातें सूट नहीं करती। और जब इंसान या कोई कंट्री किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, ये बातें तो तब भी सूट नहीं करती, इसलिए कि तब भी जो है वो एक बड़ापन दिखाना चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने ये अब मेरा ख्याल है कुछ मसाला डालने के लिए, कुछ थोड़ा सा अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि जी हम तो बहुत भारत से भी आगे जाने वाले हैं, यानी भारत जो अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, हम उस भारत की बात कर रहे हैं। और हमारी जो है वो थर्ड तो क्या, हम किसी नंबर पर हैं ही नहीं। और हम फिर भी ये बातें कर रहे हैं और हम फिर भी ये बातें भारत को जता रहे हैं कि जी हम जो है वो बहुत आगे जाने वाले हैं और आप बस अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपसे भी आगे निकल जाएंगे। फिर मत कहिएगा कि हमने नहीं बताया, इसलिए कि हम अभी से बता रहे हैं कि हम आपसे बहुत आगे जाने वाले हैं। अब इसमें न जाने चाहे वो मोदी जी हों, चाहे दूसरे पॉलिटिशियंस हों भारत के, वो डरे या नहीं डरे, ये बात तो खैर हमें उनके स्टेटमेंट्स और उनके लोग ही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम एज अ पाकिस्तानी, मुझे जरूर ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को इस किस्म के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने किए। लेकिन खैर उन्होंने ये तो खैर अच्छा कहा कि हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत मेहनत करेंगे और हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारत तो क्या, उसके बाप से भी आगे बढ़ जाएंगे, ये जरा थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरा ख्याल है कि ये कौन सा नशा करते हैं। पहले तो सिर्फ खान साहब का सुना था मैंने कि खान साहब जो है वो कुछ सूंघ कर, कुछ खाकर या कुछ देख कर कुछ करके आते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है उन्होंने भी कोई शौक शुरू कर दिया है और इसी वजह से वो इस किस्म के स्टेटमेंट देते दिखाई देते हैं। खैर बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल की, और नेपाल के साथ ऑब्वियसली भारत की। आपको डॉक्टर जयशंकर भी दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ। और नेपाल की बात हम इसलिए करेंगे कि जी हुआ ये है कि जी नेपाल ने जो है वो अपना एक नया 100 रुपीज का करेंसी नोट निकाला है और उसके लिए उन्होंने किया ये जो नया नोट उन्होंने प्रिंट करने दिए हैं या प्रिंट किए हैं, उसमें जो पिक्चर लगाई गई है 100 रुपीज के नोट में, उसमें जो उन्होंने कुछ एरियाज दिखाए हैं नेपाल के, उसमें कुछ पिक्चर के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अभी तक नेपाल के नहीं है, भारत के साथ है या डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, उसको भी उन्होंने नेपाल का हिस्सा बता दिया है। और इसके ऊपर यकीनन भारत में भी काफी नाराजगी पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने तो अच्छा खासा डांटा है। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है इसके बारे में और उन्होंने यही कहा है कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, वो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं और उसको जो है वो करेंसी नोट के ऊपर नेपाल का हिस्सा नहीं दिखाया जा सकता। जबकि नेपाल में जैसे मैंने आपसे कहा कि वो 100 रुपीज के वो करेंसी नोट है और उसमें जो एरिया दिखाया गया है वो अभी तक जो है वो डिस्प्यूटेड है। और नेपाल के नोट में मगर ऐसे बताया गया है कि जैसे वो हिस्से या वो एरियाज जो है वो नेपाल का हिस्सा है। तो बहरहाल इस तरह की इश्यूज तो पाकिस्तान और भारत के बीच में भी हुआ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो है एक मैप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था और उसमें जम्मू कश्मीर जो है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया था। फिर ऐसी किस्म के कुछ और मैप वगैरह चीजें जो है वो भारत में भी बनाई गई थी और उसमें जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो उन्होंने अपना दिखा दिया था और किलकिल बल्तिस्तान भी दिखा दिया था। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा शोर किया था और जब पाकिस्तान ने ऐसा किया था कि कोई मैप बनाया था और वो दिखा दिया गया था और उसमें वो डिस्प्यूटेड एरियाज
जो अभी भी जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में जिसे कहते हैं लड़ाई झगड़े का अभी तक बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है, वो दिखा दिया गया था। तो तब जो है वो पाकिस्तान भारत ने और पाकिस्तान ने भी बड़ा शोर मचाया था। तब जब हम दिखाते हैं तो भारत वाले शोर मचाते हैं, जब भारत वाले दिखाते हैं तो हम भी यहाँ से प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीज जो है वो नेपाल की तरफ से भी की गई है, और अब देखते हैं कि वो अपने इस करेंसी नोट को चेंज करते हैं या वो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे इतने प्रिंट हो गए होंगे, अब को सोच रहे होंगे चलो इस्तेमाल ही कर लेते हैं जब प्रिंट हो ही गए। लेकिन ये जरूर है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ना तो नेपाल और भारत को करना चाहिए, ना पाकिस्तान और भारत को करना चाहिए कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनको आप अपना हिस्सा बता दें, क्योंकि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाते तब तक तो जाहिर है कि कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि जी नेपाल की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलहाल तो खैर भारत ने जो है इसके ऊपर काफी एक्शन लिया है और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी काफी स्ट्रिक्ट किस्म का जो है स्टेटमेंट जा चुका है। बात करेंगे हम एक बार फिर पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बात करते हैं तो जी हमें याद आते हैं अनवारुल हक काकड़। जी हाँ, काकड़ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। उनका कहना यह है कि जी जो खुफिया इदारे हैं यानी कि जो एजेंसीज हैं उनका काम ये नहीं है कि वो किसी भी अदालत को जाकर जवाब दें। जी हाँ, उनका कहना यह है कि किसी भी कोर्ट को जाकर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो किसी भी अदालत के सामने हाजिर होकर उनको जवाब देने की मतलब नहीं, जवाब नहीं देंगी और ना ही उन्हें देना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे सकते हैं या फिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको, मतलब कह दीजिए सीधे सीधे कि जी सिर्फ आर्मी चीफ को जवाब दे सकते हैं या एजेंसी वाले खुद अपने आप को जवाब दे सकते हैं, अदालत को जवाब नहीं दे सकते। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आजकल वो बड़ी मुश्किल में हैं। उनके दौर में यानी जब वो थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के जो कुछ थोड़े बहुत करप्शन के केसेस निकल रहे हैं उसमें उनसे पूछताछ हो रही है, जिसपे वो कह रहे हैं सॉरी मुझे तो नहीं पता, या अगर कोई ज्यादा पूछता है तो वो कह देते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो आप लोगों को तो पता ही है अब्बा डब्बा जब्बा क्या होता है, यानी कि जब हमने जवाब नहीं देना तो हमने कहते हैं ना अब्बा डब्बा जब्बा, तो वो कह के निकल जाते हैं। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के आदमी कहलाए और यही कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको जो कुछ उनकी पोजीशन रही उन्हीं की वजह से रही। तो अब जी उनका कहना यह है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं वो किसी अदालत में ना बुलाए जा सकते हैं, ना उनसे पूछगछ की जा सकती है, भाई किसी को ले गए, क्यों ले गए, किस लिए ले गए, कहाँ उठा ले गए, किधर उठा के बंद कर दिया, क्या कर रहे हो, मतलब इनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। और अगर कोई पूछ सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है या फिर डिफेंस मिनिस्टर पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पहले ही पता है, उनको तो पहले ही पता है मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस के अलावा सब कुछ आता है। तो फिर आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। तो इसका मतलब यही है कि डिफेंस मिनिस्टर को भी ना छेड़ा जाए और प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल ही ना पूछा जाए। और ये कहना है जी अनवारुल हक काकड़ साहब का। और अनवारुल हक काकड़ साहब ये सारी बात जो कर रहे हैं वो किस हैसियत से कर रहे हैं, मतलब क्या है वो सदर हैं, वो वजीर आजम हैं, वो आर्मी चीफ हैं, वो किसी और जगह के हेड लगे हुए, मतलब ये बात जो बता रहे हैं तो वो जरा ये भी क्लियर कर दें कि ये चीजें कहने का उनको क्या राइट है और उनके पास कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से वो ये अनाउंस कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी वाले जो है उन्हें अदालत नहीं बुला सकती। मतलब ये बात उन्होंने जो कही है मतलब कमाल ही कर देता है कि कुछ भी बोलेंगे। लेकिन खैर पाकिस्तान में ये बहुत कुछ होता रहता है और इसके लिए हम लोग ना तो हैरान होते हैं ना तो परेशान होते हैं, और हमें इस तरह की बातों की आदत है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। खैर बात हम करेंगे थोड़ी सी हमास और इसराइल की। तो जी हमास ने जो है वो अमेरिका से रिक्वेस्ट की है, यानी कि जो बाइडेन साहब से जो है कहा है कि जी हमें गारंटी दी जाए कि इजराइल जो है वो अटैक नहीं करेगा, वो हमला नहीं करेगा रफा में। जी हाँ, एक जगह है रफा, वहां के लिए कहा गया है कि वहां पर इजराइल अटैक नहीं करेगा, इस बात की गारंटी दी जाए यूएस की तरफ से। अब इजराइल की जहां तक बात है तो जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं या जो लोग इस न्यूज को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि इजराइल तो किसी के अब्बा की नहीं सुनता, तो उसने अमेरिका की क्या सुननी है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है और लग यही रहा है कि इजराइल जो है वो मेरा नहीं ख्याल के वो सुनेगा जो है अमेरिका की, और ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक उन्होंने कहा है कि हम मास के एक एक आदमी को वो मार नहीं देंगे या पकड़ नहीं लेंगे, तब तक वो रुकने वाले नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से मासूम लोगों की जानें भी जा रही है जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमास के लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हमास के लोग 1000 हैं
तो उधर से 30,000 लोग जो मारे गए वो सारे के सारे हमास के नहीं थे, लेकिन फिर भी इसराइल को रोकने में सब लोग नाकाम दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर जो मासूम लोग हैं फलस्तीन में उनकी भी जानें जा रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए यकीनन जो बड़ी कंट्रीज हैं जिसमें कि अमेरिका भी है, और यानी कि अमेरिकन तो खैर है ही, अमेरिकन सदर है, उसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कई दूसरी कंट्रीज जो कि बड़ी कंट्रीज कहलाती हैं, ऑफ कोर्स अपनी इकोनॉमी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, अपने होल्ड की वजह से, जो उनका एक पोजीशन है उनकी दुनिया में, उनको चाहिए कि वो इस वॉर को रोकने की कोशिश करें, इसलिए कि ये भी एक नेकी होती है कि आप इस तरह की लड़ाई झगड़े जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सभी मारे जा रहे हैं, उनको उस तरह की वॉर को, उस तरह के लड़ाई झगड़े को रोकना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, वो इस तरह के लड़ाई झगड़े को रोकने की कोशिश करेंगे, इस वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे, इजराइल को रोकने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हमास के लिए भी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, जिसमें कि हमास के लोगों को चाहे अरेस्ट करना है या कुछ भी करना है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी जानें ना जाएं, जो मासूम लोग हैं उनकी जानें ना जाएं, इसलिए कि बहुत हो गया खून खराबा, अब और किसी से देखा नहीं जाता, खासतौर पे ऐसे लोग जो थोड़े बहुत भी सेंसिटिव हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, वो ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख पा रहे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ये भी कहा जा रहा है कि किसान इत्तेहाद का गंदम बहरान पर 10 मई से मुल्तान से प्रोटेस्ट शुरू करने का ऐलान। जी हाँ, हमने भारत के बारे में तो बड़ा बातें की थी जब उनका किसान एक चल रहा था, किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारे टीवी चैनल पे दे ठकाटक चल रहा होता था जी, वहां पे किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जी पाकिस्तान में भी किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, और 10 मई से कहा जा रहा है कि मुल्तान से प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा और पूरी कंट्री में फैल जाएगा। कहा यही गया है, बताया यही जा रहा है। तो वो जो कहते हैं ना कि अगर किसी के घर में प्रॉब्लम हो तो खुश नहीं होना चाहिए, वो ही प्रॉब्लम मुड़ के घूम फिर कर आप तक भी आ सकती है। तो हमें थोड़ा-सा यहाँ ये भी सोचना होगा कि अगर कभी हमारे किसी भी पड़ोसी, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, भारत हो, अगर कभी वहाँ पर डोमेस्टिकली अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसपे हमें यहाँ लड्डू नहीं बाँटने चाहिए, इसलिए कि घूम फिर के वो प्रॉब्लम ऊपर वाला हमारे ऊपर भी डाल सकता है। तो बहरहाल अभी तो हमने यही देखा है कि हमारे साथ जो हुआ है, कि पहले हमने जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था भारत में, तो हम बड़े खुश हो रहे थे, और अब वही प्रोटेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है, और हमें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। प्राइम मिनिस्टर रोज कह देते हैं कि जी चेक किया जाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो गंदम स्मगलिंग में और गंदम को बाहर भेजने में, मंगाने में, ये करने में, वो करने में इन्वॉल्व हैं, उनको सजाएं दी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ 18 टन जो है कहा 18,000 टन जो, सॉरी 18 लाख टन जो है वो कहा गया है कि जी गंदम भी किसानों से ले ली जाएगी, लेकिन किसान उस पर भी खुश नहीं है। जो गंदम रेट रखे गए उससे भी किसान खुश नहीं है, और यही वजह है कि प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट जो है वो बार बार करने की धमकी दी जा रही है, और अब आखिरकार 10 मई की तारीख भी दे दी गई है, और मुल्तान से ये प्रोटेस्ट जो है रवाना होगा। खैर आज अगर हम देखें तो आज 5th है, तो 5 दिन है, तो अब अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से मनाने की कोशिश करेगी किसानों को और वो मान गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना माने तो फिर यकीनन हम ये प्रोटेस्ट होता हुआ देखेंगे। और यकीनन इससे जो है ये बात भी साबित होती है किसी हद तक कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें जो उनके अंडर थी उसको ठीक से मैनेज नहीं किया। यही वजह है कि हमें किसान जो है वो नाराज नजर आते हैं, और जाहिर है कि किसान वो होते हैं जो हमें रोटी देते हैं, और अगर हम अपने रोटी देने वाले को ही नाराज कर देंगे तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा और पाकिस्तान प्रोग्रेस कैसे करेगा। बहरहाल इन सभी न्यूज़ के ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है, और हम जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी डेफिनेटली आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौसम वैसे चेंज हो रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बाहर, घर तो है ठंडा है, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्लीज पानी पीते रहा करें, और थोड़ी थोड़ी देर में अगर हो सके तो छांव में रहिए, और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा धूप में ना खड़े हों, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, मैं एक बार भी अगर तेज धूप में निकल जाऊं तो मुझे तो खट करके सन स्ट्रोक हो जाता है, और फिर फौरन ही मुझे टेम्परेचर और ये वो फ्लूज और तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ
कि आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर बहुत धूप में निकलते हैं तो कोई अम्ब्रेला ले लें, कुछ सर पे पहन लें और साथ साथ पानी वानी पीते रहें, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है और हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।